में आज की इस वीडियो में हम भाई इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन कर रहे थे भाई, इससे पहले हम इसके कितने पार्ट कर चुके हैं? 4 पार्ट कर चुके हैं। ये आज कौन सा है भाई? 5वां है और इकोनॉमिक्स का लास्ट है भाई। एचएससी के द्वारा भाई जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं भाई, 2015 से लेके ये लगा लीजिए 2023 तक, उन सभी को हम क्या कर रहे हैं भाई? कंप्लीट कर रहे हैं। और आज इकोनॉमिक्स का भाई ये 5वां पार्ट है, तो आज इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए भाई उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई? इकोनॉमिक्स। ठीक है, और एचएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। लीजिए भाई, 271 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए, डंपिंग का मतलब है विदेशों में कम कीमत पर सामान खरीदन और स्थायी स्तर पर ऊंची कीमत पर बिक्री करना। ऑप्शन बी है भाई शुल्कों को कम करना। ऑप्शन सी है भाई घरेलू बाजार में उनकी लागत और कीमत से कम कीमत पर विदेशी वस्तुओं की बिक्री करना। और ऑप्शन डी कहता है भाई कम कीमत पर महंगी वस्तुओं की बिक्री करना। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? डंपिंग। डंपिंग का मतलब है भाई घरेलू बाजार में उनकी लागत और कीमत से कम कीमत पर विदेशी वस्तुओं की क्या करना भाई? बिक्री करना। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? आने वाली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है भाई, एफडीआई, जिसे क्या है भाई? ध्यान से देखिएगा, एफडीआई आने वाली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात पूछी जा रही है। रोजगार सृजन नहीं करती, रोजगार ले जाती है। मौजूदा रोजगार को रोक देती है, रोजगार सृजन करती है। तो बताइए एफडीआई क्या करती है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जनरेट जॉब्स। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी आएगा। ओके, विदेशी, देखिए, प्रत्यक्ष निवेश किसी कंपनी या सरकार द्वारा किसी विदेशी संस्था में किया गया पर्याप्त स्थायी निवेश है। इस निवेश के द्वारा स्थापित इकाइयों में रोजगार सृजन में बढ़ोतरी होती है, साथ ही साथ देश के सकल घरेलू उत्पादन में भी क्या होती है भाई? वृद्धि होती है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 273 क्वेश्चन है। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है भाई, गौर फरमाइएगा। किसी देश में भिवानी मिल में तैयार किए गए धागे और कपड़े का निर्यात किया जाता है। बताइए किस देश में जो भिवानी मिल है में तैयार किए गए धागे और कपड़े का भाई निर्यात किया जाता है? भूटान और पाकिस्तान में, अरबी देश में, चीन और नेपाल में, या फिर यूरोपीय देश में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, तो अरबी देश में। किसमें भाई? अरबी देश में। गौर फरमाइएगा, अरबी देश में भिवानी मिल में तैयार किए गए धागे और कपड़े का क्या किया जाता है भाई? निर्यात किया जाता है। ये पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल से भाई। भिवानी टेक्सटाइल मिल्स, बीटीएम, सूती वस्त्र उद्योग एक बहुचर्चित और विख्यात सूती कपड़ा मिल है, जिसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1973 में हुई थी, सॉरी 1937 में हुई थी। ओके, भिवानी मिल में सूती धागे और कपड़े का निर्यात मुख्य रूप से अरब देश आ जाए या फिर खाड़ी देशों को किया जाता है भाई, ध्यान रखिएगा इस प्रकार। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? डैश एक वित्तीय संस्था है जो भारत में निर्यात और आयात व्यापार गतिविधियों का वित्त पोषण करने वाले अन्य संस्थानों के कामकाज का प्रबंध करता है, यानी कि मैनेजमेंट करता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, है ना। तो कौन करता है भाई? देखिए, एक्सिम बैंक करता है, या आईसीआईसी बैंक करता है, यूनिस ट्रस्ट ऑफ बैंक करता है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक करता है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? एक्सिम बैंक करता है। कौन करता है भाई? एक्सिम बैंक। देखिए एक वित्तीय संस्थान है। क्या है भाई? एक वित्तीय संस्थान है जो भारत में निर्यात और आयात गतिविधियों का वित्त पोषण करने और अन्य संस्थाओं के कामकाज का प्रबंध करता है। एक्सिम बैंक का गठन भारत सरकार द्वारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत भाई 1982 में किया गया था। कब किया गया था भाई? 1982 में किया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए कब किया गया था भाई और किस एक्ट के तहत किया गया था। ओके, एफडीआई, ठीक है। देखिए भाई, खाद्य प्रसंस्करण में एफडीआई डैश तक है, कितनी है भाई? बताइए, 100% है, 10% है, 75 है, या फिर 50% है? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? एफडीआई इन फूड प्रोसेसिंग
है ना, इज टू एक्सटेंडेड ऑफ कितने तक है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, 100%। क्या है भाई, 100% है। देखिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, विदेशी मुद्रा क्या है भाई, देखिए विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति है उसे क्या कहते हैं, गरम मुद्रा कहते हैं, सुलभ कहते हैं, स्वर्ण कहते हैं, या फिर कागजी मुद्रा कहते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, क्या आएगा भाई, इसे क्या कहेंगे, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति है उसे हम क्या कहेंगे भाई, गरम मुद्रा। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गहरी स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन ए आएगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, है ना, सेम एज टीज। देखिए ये जो क्वेश्चन है सेम एज टीज है भाई। ओके, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति है भाई, इस प्रकार देखिए ये भी क्या है, सेम है। लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हॉट मनी या गर्म मुद्रा जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावना अधिक होती है उसी स्थान पर यह स्थानांतरित हो जाती है। इस मुद्रा के तहत अल्पकालीन लाभ को ध्यान में रखते हुए वित्तीय साझेदारी की जाती है। उदाहरण शेयर बाजार में लगने वाली। बिल्कुल भाई मोनिका, स्वागत है भाई, गुड इवनिंग। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, क्या है भाई, विदेशी विनियम अधिनियम 1973 डैश से संबंधित है भाई। बताइए किस चीज से संबंधित है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ओके, क्या कहता है भाई, विदेशी योगदान हेर फेर से है, या फिर धन संशोधन से है, धोखाधड़ी या दिवालियापन से है, और ऑप्शन डी क्या कहता है भाई, असत्य यात्रा दस्तावेज में। क्या बता रहे हो भाई, सी। ओके, इसका जो आंसर है ना क्या आएगा भाई, बी आएगा, मनी, धन संशोधन। ठीक है भाई, क्या आएगा, धन शोधन। विदेशी विनियमन अधिनियम 1973 भाई मनी लॉन्ड्री से संबंधित है। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का संस्था बन गया, 1956, 1952, 1950, 1949। ठीक है, तो बताइए भाई कब। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूछा जा रहा है भाई। शशि गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, 1949 बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। ओके, और इसकी जो स्थापना है भाई, गौर फरमाइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका जो केंद्रीय कार्यालय वो कहाँ है, बम्बई है। डेट भी याद रखिएगा भाई। ओके, नेक्स्ट है, निर्यात और आयात के मामले में भारत सरकार की नीतियों को डैश कहा जाता है। तो बताइए भाई क्या कहा जाता है, वित्त नीति, एग्जिम नीति, या मौद्रिक नीति, या फिर राजकोषीय नीति। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। इसे क्या कहते हैं, एग्जिम नीति कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, लीजिए इस प्रकार से एग्जिम नीति कहा जाता है। ओके, एग्जिम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या है भाई, संक्षिप्त रूप है। क्या है भाई, संक्षिप्त रूप है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी कि आयात और निर्यात का क्या है भाई। ओके, शुद्ध निर्यात का बताइए, शुद्ध निर्यात का अर्थ है आयात इंटू निर्यात, निर्यात माइनस आयात, निर्यात प्लस आयात, उत्पादों का निर्यात प्लस सेवाएं। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, शुद्ध क्या होता है भाई, है ना, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी आएगा, निर्यात माइनस आयात। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से देखिएगा, किसी अर्थव्यवस्था में शुद्ध आयात से तात्पर्य उसके द्वारा कुल प्राप्त किए गए निर्यात और आयात के बीच अंतर से है। शुद्ध निर्यात इक्वल टू क्या होता है भाई, निर्यात माइनस में आयात होता है। ओके, और किसी देश के निर्यात होने पर उसका शुद्ध निर्यात सकारात्मक होता है, आघात होने की दशा में शुद्ध निर्यात नकारात्मक होगा। देव स्वागत है भाई। ठीक है, नेक्स्ट बताइए भाई, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय यानी कि एक्सचेंज ऑफ क्या है भाई, कमोडिटीज को डैश कहा जाता है, व्यापार शेष, द्विपक्षीय व्यापार, व्यापार परिणाम, या फिर बहुपक्षीय व्यापार। तो इस प्रकार भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसे क्या कहते हैं, द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। ओके, बिल्कुल सही है भाई। इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। 283 भाई, सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीयकरण का परिणाम नहीं माना जाता। तो बताइए भाई किसे नहीं माना जाता। ये जो क्वेश्चन है भाई सीईटी में आया हुआ है, 2022 में आया था। ठीक है, परिणाम नहीं माना जाता ये बताना है भूमंडलीयकरण का।
ठीक है, तो क्या आएगा भाई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बहुपक्षीय व्यापार समझौते, आउटसोर्सिंग या शुल्क अवरोध। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ट्रैफिक बैरियर। ओके, क्या है भाई, इसका क्या रहेगा भाई, सॉरी क्या आएगा, शुल्क अवरोध आएगा। क्या आएगा भाई, बिल्कुल लीजिए इस प्रकार से देखिए, शुल्क अवरोध भूमंडलीयकरण का परिणाम नहीं माना जाता, जबकि भूमंडलीय के कारण विभिन्न प्रकार के आयात निर्यात सीमा शुल्कों को समाप्त किया जा रहा है। इसके विपरीत भूमंडलीय के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बहुपक्षीय व्यापार समझौते और आउटसोर्सिंग को क्या मिला है भाई, बढ़ावा मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलित सूची के अंतर्गत नहीं आता? तो बताइए भाई कौन सा नहीं आता, बिल्कुल भाई, ठीक है, कौन सा नहीं आता, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बाह्य ऋणों का बजट अनुमान, भारत और विदेशों के बीच अंतरण, भारत और आईएमएफ और विश्व बैंक के बीच अंतरण, या संघ क्षेत्रों को दिए गए अनुदान। तो भाई संतुलन सूची के अंतर्गत कौन सा नहीं आता भाई, इसका आंसर डी आएगा, संघ क्षेत्रों को दिए गए अनुदान। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, डी आएगा, डी। गौर फरमाइएगा भाई, देखिए भुगतान संतुलन में चालू खाता, पूंजी खाता और भूल चूक और विदेशी मुद्रा पारदिश निधियों में परिवर्तन शामिल है। इसमें बाह्य ऋणों का बजट अनुमान और भारत और विदेशों के बीच अंतरण और भारत और आईएमएफ और विश्व बैंक के बीच अंतरण शामिल है। तो क्या है भाई, ओके, नहीं आता पूछा था, ठीक है, क्या नहीं आता, ओके, गौर फरमाइएगा। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 भारत की संसद द्वारा कब पारित किया गया था भाई, दिसंबर 2002 में, 2008 में, 2004 में, 2003 में। तो बताइए कब पारित किया गया था भाई, धन शोधन निवारण अधिनियम, है ना, जिसे पीएमएल क्या कहते हैं भाई। ओके, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, दिसंबर 2003। क्या आएगा भाई, दिसंबर 2003। यहाँ पे पूछा है भाई कब पारित किया गया था, कब पारित किया गया था भाई, 2003 में किया गया था, ठीक है। देखिए क्या है भाई, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 भारत की संसद द्वारा दिसंबर 2003 में पारित किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य वैसे धन के रूपांतरण से है जो गैर कानूनी स्रोत और विधियों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त किया जाता है, ठीक है भाई। पूनम गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। लीजिए भाई, नियामक, है ना, क्या है भाई, गौर फरमाइएगा, यहाँ से आप मुझसे क्या पूछा जा रहा है भाई। ओके, एक मिनट दीजिए, जस्ट 1 मिनट सेट करती हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा, नियामक, है ना, क्या है भाई, GAAR भारत में कर चोरी रोकने और टैक्स लीक से बचने के लिए एक कर विरोधी कानून है। तो इसमें इसका क्या अर्थ है भाई, ये बताइएगा, ठीक है। इसका मतलब आपसे इसकी क्या पूछी जा रही है भाई, फुल फॉर्म पूछी जा रही है। सुमन गुड इवनिंग भाई। ओके भाई, सुरेश गुजर आपका भी स्वागत है भाई, मैंने अभी देखा। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी आएगा, बी आएगा, बी, जनरल एंटी, है ना, अवॉइडेंस रूल। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, गौर फरमाइएगा, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ओके, इस प्रकार से देखिए ये जो क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ है भाई, शिफ्ट 3rd में भाई। ओके, देखिए एंटी एडवांस क्या है भाई, एडवांस रूल है, और ये भारत में एक टैक्स विरोधी कानून है जो 1 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था, ठीक है। अब आगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाई, क्या आगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आगे बताइए भाई, आसियान, क्या है भाई, आसियान का पूरा नाम क्या है, आसियान का पूरा नाम बताइए क्या है भाई, है ना, दक्षिणी पूर्व एशिया राष्ट्र संघ है, दक्षिण पूर्व अफ्रीकी राष्ट्र संघ है, दक्षिण पूर्व अरब राष्ट्र संघ है, या दक्षिण पूर्व अमेरिकी राष्ट्र संघ है। बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 8 अगस्त, है ना, 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है इंडोनेशिया की क्या है भाई, राजधानी, है ना, जकार्ता में। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, है ना, कब अस्तित्व में आया था भाई। ओके, और इसकी फुल फॉर्म भी बताइएगा भाई, फुल फॉर्म भी बताइएगा भाई, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी बताइएगा भाई, देखते हैं कौन बताएगा, इसकी फुल फॉर्म बताइएगा। और ये कब अस्तित्व में आया था भाई, कब आया था, ये आया था भाई 1947 में, पॉइंट भी नोटेड भाई, गौर फरमाइएगा, 1947 में आया था। और इसकी जो फुल फॉर्म है क्या है भाई, गौर फरमाइएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड
क्या है भाई, ट्रेड है। और इसकी स्थापना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में सुधार और क्रियाशील कार्य प्रणाली तैयार करना था। और वर्ष 1995 में भाई देखिए इसको भाई क्या है, WTO विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रस्तापित कर दिया गया था भाई। ओके, लीजिए भाई बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वह देश जिन्हें, है ना, क्या है भाई, जिन्हें क्या है आसियान, क्या है भाई, आसियान के संस्थापक सदस्यों के रूप में जाना जाता है, जिसके अभी पढ़ के आए थे भाई, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। ओके, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, भारत, मलेशिया, फिलीप्स, सिंगापुर, थाईलैंड आएगा, या फिर देखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, एक मिनट दीजिए भाई, क्या आएगा ऑप्शन है, जस्ट 1 मिनट, क्या हो गया पेन को, एक मिनट दीजिए भाई। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिप्स, सिंगापुर और थाईलैंड आएगा। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा, डी। ओके, अच्छा भाई देखिए दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है ना, जिसे क्या है भाई, आसियान की स्थापना 8 अगस्त कब हुई थी भाई, 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। जब इसके संस्थापक सदस्य कौन थे भाई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिप्स, सिंगापुर और थाईलैंड। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आपके सामने। ट्रैफिक और व्यापार पर सामान्य समझौता का नाम परिवर्तन डैश में विश्व व्यापार संगठन WTO हुआ था, अभी बताया था आपको, देखते हैं कौन बताएगा भाई। ओके, बिल्कुल भाई, जिस टाइम स्थापना हुई थी उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 1995 आएगा। बिल्कुल भाई, अभी बताया था, स्थान में कैसे अभी बताया था, पिछले क्वेश्चन में कमाल कर देता भाई, है ना। देखिए सुनते नहीं हो इसका मतलब। ओके, देखिए इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जो 1994 तक संचालित रहा, जिसे 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा प्रस्तापित कर दिया गया था भाई, अभी बताया था अभी, ठीक है। लेकिन नहीं सुनना नहीं है, ध्यान नहीं देना, है ना, अगले क्वेश्चन पर ध्यान रहना, है ना, जो क्वेश्चन कर रहे हो उस पर फोकस नहीं करना, है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए। डैश आतंकवाद VTN से लड़ने से संबंधित है, तो बताइए भाई कौन सा इनमें से आतंकवाद VTN से लड़ने से संबंधित है। ओके, आयात निर्यात अधिनियम 1947। ओके, क्या है भाई नेक्स्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1900 क्या है भाई 67, और भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम 1988, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सारे के सारे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में भाई इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी आएगा। लीजिए भाई इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, बी आएगा, बी। ओके, देखिए गैर कानूनी गतिविधि रोक अधिनियम, ओके, 1967 आतंकवादी वित्तीय से लड़ने से संबंधित है। इसे 1967 में लागू किया गया था, और वर्ष 2004 तथा वर्ष 2008 में इसे आतंक विरोधी कानून के रूप में संशोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, बताइए कहाँ पे है, ये तो आपको पता होगा भाई, है ना, ये गलत नहीं होना चाहिए। न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है ना, या फिर DC वाशिंगटन में है, या फिर जिनेवा में है, तो कहाँ है भाई, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई बताइएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कौन बताएगा भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, न्यूयॉर्क आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके, गौर फरमाइए। लीजिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी भाई, 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, और वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा और मानवीय सहायता और सतत विकास को बढ़ावा देना है। बिल्कुल भाई, वेरी गुड, ठीक है भाई गैरी। लीजिए भाई बिल्कुल करेक्ट बताया। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है ना, जिसे दक्षेक्स का क्या है भाई गठन किस वर्ष हुआ था बताइए, 1961, 1985, 1975, 1989। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कब बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, कब हुई थी, 1985, बिल्कुल सही है भाई, है ना। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी, और संगठन के देखिए सार्क के 8 सदस्य भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान हैं।
ओके। और सार्क सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में की गई थी। कहाँ की गई थी भाई? काठमांडू में। बिल्कुल भाई, गैरी वेरी गुड। ये हुई ना बात भाई, बिल्कुल, है ना। देखिए क्या है भाई, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है भाई? बताइए कहाँ पे है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कहाँ पे है? बिल्कुल अभी बताया, काठमांडू में है। कहाँ है भाई? 16, देखिए 16 जनवरी 1987 को। कहाँ है भाई? ओके, काठमांडू। नेक्स्ट है भाई, इसी प्रकार से ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सन डैश में सार्क गठित हुआ था। कब हुआ था भाई गठित है? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? 1985, 74, 50 या फिर 96? बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? 1985 आएगा। बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी ये जो है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में आया था। भारत निम्नलिखित में से किस संस्था का सदस्य नहीं है? तो बताइए भाई, भारत इनमें से किसका सदस्य नहीं है? ओके ओके, किसका बता रहे हो भाई? नाटो। बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी। लीजिए इस प्रकार से भाई, इसका जो आंसर है क्या है? डी। बिल्कुल करेक्ट है। नाटो, नाटो क्या है भाई? उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन। 28 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी के बीच एक सैन्य संगठन है, जिसकी स्थापना भाई 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है भाई? बेल्जियम में है। भारत किस संस्था का सदस्य है? तो बताओ भाई, भारत इनमें से किसका सदस्य है भाई? ओके, अब आ गया किसका है। पहले क्या पूछा? किसका सदस्य नहीं है। अब पूछा गया भारत किस संस्था का सदस्य है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, बिल्कुल भाई करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई, सार्क का। किसका भाई? बिल्कुल रमेश यादव, स्वागत है भाई आपका भी। सार्क दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 1985 के समय से ही भारत इसके संस्थापक देशों में शामिल है। कुल 8 देश हैं भाई, भारत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है। और देखिए किस किस का सदस्य नहीं है भाई, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट बता रखा है। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का शुरू से ही सदस्य रहा है? तो शुरू से किसका रहा है भाई? बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, ठीक है। ओके, भारत किस अंतर्राष्ट्रीय सदस्य का शुरू से ही क्या रहा भाई? सदस्य रहा है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या बता रहे हो भाई? अच्छा, धोलिया। ओके भाई, स्वागत है आपका, काफी दिन बाद दिखे भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? यूएनओ आएगा भाई। क्या आएगा? यूएनओ आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए 24 अक्टूबर 1900 क्या है भाई 45 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल था, जिन्होंने मिलकर विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन यूएनओ की स्थापना। वर्तमान में यूएनओ में भाई कितने? 193। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ओके, बताइए भाई, ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा बनाई गई न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए जिस मुद्रा को आधार माना गया है वह है क्या है भाई? यूएसए डॉलर है, रुपया है, युआन है या रसियन रूबल है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, यूएसए डॉलर। क्या है भाई? यूएसए डॉलर। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। ओके, क्या है? यूएसए डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा भाई, निम्नलिखित में से किस अंतर देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए भाई, ये जो क्वेश्चन है 2021 में आया था, तो उस टाइम के हिसाब से बात कर रहे हैं भाई, किसे नियुक्त किया गया था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गीता गोविंद नाथ को। किसको भाई? गीता गोविंद नाथ। ओके, ठीक है। 2000 किस में भाई? 18 में नियुक्त किया गया था। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन में है तथा इसकी वर्तमान निदेशक कौन है भाई? क्रिस्टिना, है ना। ये भी ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट। ओके, इस प्रकार से लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, किस वर्ष में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का एक सदस्य बना? तो बताइए भाई, किस वर्ष बना था भाई IMF का? ठीक है, 1945, 1950, 51 या फिर 52 में? तो कब बना था भाई इसका? IMF का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? ए। बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए, है ना, 1945। IMF की स्थापना जुलाई 1900 कब हुई थी भाई?
देखिए 1944 में ओके हुई। भारत आईएफ का मूल सदस्य बना 1944 में। वित्त मंत्री सर राइसमैन और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर सी.डी. देशमुख और नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने वही ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 27 दिसंबर 1945 को आधिकारिक रूप से आईएमएफ का संचालन क्या हुआ भाई, शुरू हुआ। लीजिए भाई अब आगे मिक्सअप क्वेश्चन, अब आएंगे मिक्सअप क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है देखो भाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कब पूछा गया भाई, 2024 में। तो बताइए भाई भारत में वैट लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या फिर बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई? ओके ठीक है भाई, पहला कौन सा है भाई? बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड गैरी, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हरियाणा। ओके देखिए भारत में वैट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी और इस सबसे बाद में देखिए सबसे बाद में वेट को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। वेट एक उपभोग कर है, वर्तमान में इसे जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में से किसे चुनौती माना जाता है? भाई रूरल मार्केटिंग आ गया। ठीक है, तो इसमें से बताइए किसे चुनौती माना जाता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? समृद्ध बुनियादी ढांचे को, खराब साक्षरता दर को, दुकानों की उपलब्धता में वृद्धि, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके ठीक है बिल्कुल भाई, इसका जो है क्या बता रहे हो भाई? सी बता रहे हो। इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा भाई? ध्यान दीजिए, बी आएगा, खराब साक्षरता दर। ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में से किसे चुनौती माना जाता है? किसे माना जाएगा भाई? कितना इजी है भाई, ये गलत मत करो। खराब साक्षरता दर ओके एक चुनौती माना जाता है। नेक्स्ट है भाई, ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में से कौन सी उत्पाद रणनीति नहीं है? रूरल मार्केटिंग भाई आएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके ये देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इनमें से कौन सा है भाई, है ना। ओके इसका आएगा आफ्टर सेल सर्विस। क्या आएगा भाई? आफ्टर सेल सर्विस, बिक्री के बाद सेवाएं। कौन सी रणनीति नहीं है पूछी है? नहीं है तो कौन सी नहीं है भाई? आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है बाकी है, लेकिन ऑप्शन है डी है। ओके देखिए ग्रामीण विपणन में बिक्री के बाद सेवाएं एक सामान्य उत्पाद रणनीति नहीं मानी जाती। ग्रामीण बाजारों में बिक्री के बाद सेवाओं की आवश्यकता और महत्व अन्य रणनीतियों की तुलना में कम हो सकता है। इसके विपरीत जो ब्रांडिंग है, पैकिंग है, मूल्य निर्धारण है, वो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है इस प्रकार से लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, विक्रेता और क्या है भाई, जस्ट 1 मिनट। विक्रेता और संभावित ग्राहक के बीच आमने सामने बातचीत की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहा जाता है भाई, है ना। पर्सनल सेलिंग क्या कहा जाता है? विज्ञापन या फिर परामर्शी बिक्री या लेन देन संबंधी बिक्री। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई बताइएगा 305 का। ओके क्या बता रहे हो भाई? ओके ठीक है ए आएगा भाई, क्या आएगा? ए आएगा, पर्सनल सेलिंग। ओके पर्सनल सेलिंग कहा जाता है भाई विक्रेता। ओके इस प्रकार से लीजिए भाई। नेक्स्ट गतिरोध क्या है भाई? गतिरोध घटित होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो बताइए भाई आवश्यक शर्त क्या है गतिरोध होने के लिए? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके डेडलॉक। क्या है भाई? डेडलॉक घटित होने के लिए। ओके व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक टू ओकर? ओके क्या बता रहे हो भाई? डी बता रहे हो। इसका आंसर बिल्कुल भाई सारे के सारे उपरोक्त सभी आएगा, वेरी गुड भाई बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण लोगों की आय प्राप्ति की मात्रा और आवृत्ति से संबंधित है? तो बताइए भाई इनमें से कौन सा है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके क्या बता रहे हो भाई? उत्पाद मिश्रण आएगा, वितरण मिश्रण, प्रचार मिश्रण या फिर मूल्य मिश्रण। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, वितरण मिश्रण, है ना। देखिए वितरण जो मिश्रण है ग्रामीण लोगों की आय प्राप्ति की मात्रा और आवृत्ति से क्या है भाई? संबंधित है, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। ओके देखिए इस प्रकार से वितरण मिश्रण एक विपणन रणनीति का हिस्सा है जो यह तय करता है कि उत्पाद और सेवाओं को ग्राहक तक कैसे पहुंचाया जाए। इससे उत्पादों की अधिकतम पहुंच और बिक्री सुनिश्चित की जा सकती है। रिचा स्वागत है भाई आपका भी। भारत की व्यापारी और वित्तीय राजधानी क्या है? तो बताइए भाई क्या है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके
वित्तीय क्या पूछा है भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, बम्बई। क्या है, बम्बई है। लीजिए इस प्रकार से देखिए, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी बम्बई को भारत की वित्तीय और व्यापारी राजधानी कहा जाता है, क्योंकि बम्बई में देश बड़ी कारोबारी कंपनियों के मुख्यालय के साथ देश की बड़ी और पुरानी शेयर मार्केट भाई BSE और NSE शेयर मार्केट स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ सार्वजनिक वित्त प्रशासन और वित्तीय कानून का पहला प्रमाणिक पाठ था भाई, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, त्रिपिटक या फिर धर्मशास्त्र। तो बताइए भाई, बड़ा इजी है ना। और ये भी बताइएगा इसको किसने लिखा भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, अर्थशास्त्र। क्या है भाई, अर्थशास्त्र, बिल्कुल। और किसने, देखिए कौटिल्य चाणक्य द्वारा संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ, है ना। अर्थशास्त्र का मुख्य संबंध भाई राजनीतिक शास्त्र से, परंतु अर्थशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें, है ना, तत्कालिक समय की सार्वजनिक वित्त प्रशासन व्यवस्था और कानून संबंधी विधियां और सामाजिक व्यवस्था का पहला प्रमाणिक वर्णन देखने को मिला। बिल्कुल भाई, वेरी गुड। ठीक है, लीजिए भाई, इनमें से कौन सा गैर कर राजस्व का उदाहरण नहीं है, तो बताइए भाई कौन सा नहीं है। पार्किंग जुर्माना, संपत्ति कर, विदेशी सहायता, पथ कर, सड़कों के उपयोग के लिए लिया जाने वाला पथ कर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो। ओके, 310 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर कर राजस्व का उदाहरण नहीं है, पूछा है, नहीं है। ठीक है, नहीं है, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, है ना, नहीं है, गैर कर राजस्व का उदाहरण नहीं है संपत्ति कर। क्या आएगा भाई, इसका आंसर ऑप्शन है बी आएगा, संपत्ति कर। ओके, संपत्ति कर देखिए गैर राजस्व का उदाहरण नहीं है। भारत की व्यापारी और वित्तीय राजधानी क्या है भाई, फिर से आ गया ये क्वेश्चन, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बम्बई आएगा। क्या आएगा, बम्बई। ठीक है, बड़ा ऑप्शन, हाँ ये धोखा खाओगे, है ना, धोखा नहीं खाना भाई, पढ़ना है और फिर जवाब देना है। आहार और पानी डैश वस्तुओं की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, बताइए किस श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं भाई, आहार और पानी पूछा है। ओके, विलासता, आवश्यक, है ना, अवर या फिर श्रेष्ठ। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बिल्कुल भाई, आवश्यक श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं भाई, आवश्यक, नीड, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे भाई उस टाइम पर, बताइए। ठीक है, तो बताओ भाई, पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया था। ओके, क्या बता रहे हो भाई, केसी पंत। ओके, लेट्स सी। ठीक है, इसका आंसर KC नियोगी आएगा भाई, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, है ना, KC नियोगी आएगा, ना कि पंत। ठीक है, देखिए आपको पजल करने के लिए ना, सुपरवाइजर, मंडी सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। किस साल से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी भाई, बताइए किस वर्ष से हुई थी, है ना, 51, 52, 55 या 56। ओके भाई, डोलिया बिल्कुल अलग अंदाज में आंसर देते हैं भाई, A4 अनालकरी, D4 है ना। इसका आंसर क्या आएगा, 1951 आएगा भाई। क्या आएगा, 1951। ओके, ये 2 बार एग्जाम में आया हुआ है भाई, 2 बार। ओके, 2 बार आ चुका है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है भाई। लीजिए इस प्रकार से, भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य बताइए भाई कौन सा था, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु या फिर पंजाब। क्या बता रहे हो भाई, तमिलनाडु। ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई, तमिलनाडु। कौन सा है भाई, तमिलनाडु है, देखिए। ओके, और पहला स्कूल जिसमें 1925 में यह लागू हुई थी वह राष्ट्र बॉयज उच्चतर माध्यमिक स्कूल क्या था भाई, मुदेरे, मुदेरे था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु इस योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया था, तो बताइए किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया था भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बी, 1966, 67 से 1968 और 69, है ना। ये जो पेपर है कल के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, अवकाश। इसका कारण भाई 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध भीषण सूखा पड़ना था। ओके, कारण भी पता होना चाहिए। 12वीं पंचवार्षिक
योजना की अवधि क्या है भाई बताइए। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? 13, 18, 14, 19 या फिर 12, 17 या फिर 11 से 16। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई, सी 2012 और 17। दीजिए भाई 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि देखिए। ओके, क्या आएगा भाई इसका आंसर? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा भाई। डैश भारत में वस्तुओं के उत्पाद पर लगाए जाने वाला एक कर है, तो कौन सा है भाई? उत्पाद शुल्क है, सीमा है, संपत्ति है या सेवा कर है? वस्तुओं के उत्पादन पर लगाए जाने वाला कर, तो कौन सा आएगा भाई? ए बिल्कुल करेक्ट है भाई दांगी, स्वागत है भाई। ओके, है ना, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ए आएगा। क्या आएगा? ए। सीमा शुल्क बताओ भाई क्या होता है? सीमा शुल्क क्या होता है भाई? है ना, वस्तुओं के, एक मिनट दीजिए भाई। ओके, अब करते हैं भाई। देखिए, वस्तुओं के आयात पर लगने वाला कर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगने वाला प्रत्यक्ष कर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है। ध्यान दीजिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पे। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना, सी आएगा इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आज पूरे कर देंगे भाई। 347 क्वेश्चन है। कितने हैं? 347 है, 320 पे आगे आज इकोनॉमिक्स को पूरे करके। ठीक है, लीजिए भाई। भारतीय कराधान प्रणाली में मूल वर्धित कर वेट की शुरुआत कब हुई थी भाई बताइए? कब हुई थी? ओके, 1 जुलाई 2002 में, 31 मार्च 2014 में, 1 अप्रैल 2005 में, 31 मार्च 2007 में। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई गैरी, 1 अप्रैल 2005 में। कब हुई थी भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी आएगा, बिल्कुल भाई, वेरी गुड, सारे सही बता रहे हो भाई। ओके, अच्छा, क्या बात है भाई। अभी ये पूरी बुक नहीं हुई है मोनिका जी, उसके बाद इसमें टॉपिक रहते हैं, क्या है मैं बताऊंगी, डोंट वरी। भारतीय देखिए कराधान प्रणाली में मूल्य वर्धित, है ना, कर को 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया। वेट एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो कच्चे माल से लेकर उत्पादन के अंतिम, है ना, बिंदु तक माल या सेवाओं पर लगाया जाता है, जिसे अंतिम उपभोक्ता इसे खरीदने समय तक वसूल किया जाता है भाई। जीएसटी को संविधान के 101वें संविधान संशोधन द्वारा मान्यता प्रदान किया गया। धारा 2 अनुच्छेद 246 जोड़कर वेट के लिए विशेष क्या किया गया भाई? प्रावधान किया गया। ओके, नेक्स्ट लीजिए भाई, बड़ी जल्दी है। माल और सेवा कर के तहत लग्जरी कारों के लिए टैक्स बताइए भाई। ब्रेकेट क्या है? 5% है, ठीक है, या फिर 28% है, 43 है, या 15% है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, 28 है। कितना है भाई? 28 है, बिल्कुल भाई। अब बदल गए हैं, बिल्कुल बदल गए हैं भाई, नो डाउट। 2016 में पूछा गया है उसके हिसाब से है भाई, बिल्कुल बदल गए हैं, नो डाउट। ओके, और ये ध्यान रखना भाई, जैसे 28 है ना, उच्चतम जीएसटी दर लागू होती है। क्या होती है भाई? उच्चतम। ओके, इनमें से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है भाई? हमसे क्या पूछा है? प्रत्यक्ष का। कौन सा प्रत्यक्ष है, कौन सी है प्रत्यक्ष है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ए, आयकर। ठीक है, आयकर एक क्या है भाई? प्रत्यक्ष। बी नहीं आएगा भाई, सेवा कर। देखिए, ऐसा कर जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है, वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जो सीधे आय पर लगाया जाता है। सेवा कर, स्टाम्प शुल्क और ये सब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जीएसटी दर गलत है? तो बताइए भाई कौन सी गलत है? तो 4 प्रकार की दरें हैं। कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की। तो इनमें से देखो 28, 16, 18, 12। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। 4 प्रकार की दर कौन कौन सी है बताओ? देखो भाई, जीएसटी देखिए, सॉरी, सीजीएसटी स्लेब के तहत सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए 4 प्रकार की, 5%, 12, 18 और 28। ओके, और इसमें कब किया गया था भाई? जीएसटी देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष सुधारों में से एक है और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से इसे लागू किया गया था। जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स के रूप में जाना जाता है सरकार द्वारा। बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल ठीक है। ओके मोनिका,
सही है भाई, चारों बता दिए, वेरी गुड भाई गैरी। तो बताइए सरकार द्वारा नया जीएसटी डैश से लागू किया गया, तो कब से लागू किया गया भाई? 1 जुलाई 2017 से। कब से लागू किया गया भाई? 1 जुलाई 2017 से। ओके, देखिए सरकार द्वारा नया जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। देखिए संसद द्वारा 29 मार्च 2017 को वस्तु और सेवा कर अधिनियम पारित किया गया। जीएसटी सभी वस्तुओं और सेवाओं का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूरा नाम गुड एंड सर्विस टैक्स है भाई, क्या है ना। और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है। कब भाई? 1 जुलाई को, ध्यान दीजिए। और जीएसटी 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, जिसे राज्य सरकार द्वारा 3 अगस्त 2016 को और लोकसभा द्वारा भाई 6 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। इस प्रकार से भाई राज्यों के समर्थन के पश्चात 8 क्या है भाई, देखिए 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे संविधान 101वां अधिनियम 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है? ओके गुड, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई पूनम। ओके, गुड्स, बिल्कुल भाई गुड्स आएगा, गुड्स है ना। अच्छा, ओके, एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है? तो किसके द्वारा संग्रहित होता है भाई बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा भाई? केंद्र सरकार के द्वारा होता है, ध्यान दीजिए। ओके, देखिए एकीकृत जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा इसको वसूल किया जाता है। और इसकी दर सीजीएसटी और एसजीएसटी योग के बराबर होती है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सामान या मद जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है, या फिर शून्य कर दर, या फिर जीरो क्या है भाई पर भारित है? समाचार पत्र, कुमकुम और बिंदी, और फल और सब्जियां, रेशम कीट और खादी धागा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो? ठीक है, क्या? ओके, इसका डी बता रहे हो भाई, रेशम कीट और धागा। इसका जो है ना भाई क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, ए आएगा समाचार पत्र। क्या आएगा भाई? समाचार पत्र, ठीक है। देखिए भारत में मुद्रित है ना वस्तुएं, विशेष रूप से बेल पुस्तकें और समाचार पत्र, साथ ही है ना प्रकाशन, कैलेंडर, एटलस और ग्लोब, सभी जीएसटी से क्या है भाई, है ना, मुक्त हैं। लीजिए भाई जीएसटी में सभी, ओके बिल्कुल, न्यूज़पेपर। देखिए जीएसटी में सभी आबकारी शुल्क वस्तुएं शामिल नहीं है। निम्नलिखित विवरण से गैर जीएसटी वाली वस्तुएं ज्ञात करनी है भाई, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे है ना ऑप्शन दिखाती हूँ आपको चारों। ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी में आया था भाई, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है भाई, गैर जीएसटी वाली वस्तुएं बतानी है। गैर जीएसटी वाली कौन सी है बेबी, बता रहे हो, दूसरी, तीसरी, पांचवी। देखिए उच्च गति डीजल, है ना, एटीएफ, कच्चा पेट्रोलियम, और क्या है भाई, मोटर, अच्छा पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। भाई ये सारी आएंगी, उपरोक्त सभी आएंगी भाई, ऑल आएंगी, बिल्कुल करेक्ट है भाई गैरी, है ना। इसका जो आंसर है बिल्कुल मोनिका, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, उपरोक्त सभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बताइएगा, 328 में पे आगे हैं, आयकर। देखिए आय पर कर, साथ ही साथ कारोबारी व्यक्तियों की आय पर कर, और साथ ही साथ कारोबारी उद्यमियों के लाभ पर कर अप्रत्यक्ष है, शुल्क है, या फिर जीएसटी है, या फिर डायरेक्ट टैक्स है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, गौर फरमाइएगा। देखिए व्यक्तियों की आय पर कर, साथ ही साथ कारोबारी उद्यमियों के लाभ पर कर, क्या है भाई, डायरेक्ट टैक्स है। क्या है भाई, डायरेक्ट टैक्स है। ओके, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, क्या आएगा, डी। ओके ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई क्या दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं भाई, क्या दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं। हमें विचार करना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन है सही नहीं है। गौर फरमाइएगा भाई, पहला कथन किस चीज के बारे में कथन, ये और देखो, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन
NSSO के बारे में दे रखे हैं। किसके बारे में दे रखे हैं भाई? NSSO के बारे में, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के बारे में दे रखे हैं। यह भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एक संगठन है। बिल्कुल है भाई। और इसकी स्थापना 1970 में हुई थी ना भाई ना 1950 में हुई थी। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? कौन सा सही है? इसका जो कथन है केवल एक सही है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? देखिए इस प्रकार से 1950 में हुई थी। ठीक है। लीजिए भाई, जीएसटी का अभिप्राय क्या है भाई? बताइए। जीएसटी का आ गया ना, क्या आएगा? वस्तु एवं सेवा कर आएगा, सामान्य विक्रय आएगा, सरकारी विक्रय दर आएगा, या गुजरात विक्रय दर आएगा? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? जीएसटी। ठीक है। जीएसटी क्या है भाई? ए बिल्कुल करेक्ट है। वस्तु एवं सेवा कर है भाई। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। वेरी गुड है ना। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके। जीएसटी को भाई 101वें संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से पेश किया गया था। और यह भाई देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है। इसे वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ पेश किया गया था। भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। जितने भी फैक्ट हैं भाई सब आपको पता होने चाहिए। यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू आप थ्योरी में बहुत कुछ सीख जाओगे और आपको एक आइडिया मिल जाता है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयकर दाताओं के लिए संबंधित भौतिक अन्योन क्रिया को हटाने की योजना है टैक्स एक्स योजना, फेम सेकंड योजना, मुख रहित कर योजना, या फेम 1 योजना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल वेरी गुड भाई। सी किसने बताया भाई? बिल्कुल दोलिए जी, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? मुख रहित कर योजना। क्या आएगा भाई? सी बिल्कुल है करेक्ट है। देखिए भारत सरकार ने करदाता और कर अधिकारी के बीच किसी भौतिक संबंध के बिना आयकर रिटर्न की डिजिटल प्रोसेसिंग की सुविधा के लिए फेसलेस असेसमेंट स्कीम की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर ने आयकर के लिए फेसलेस असेसमेंट स्कीम की क्या की भाई? स्थापना की। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी जीएसटी की दर गलत है? देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। आपको तो ये दोबारा आया है। इसका जो आंसर है, पहले किसके बारे में पूछा था? CGST के बारे में पूछा था। अब आपसे क्या पूछ लिया? जीएसटी के बारे में। तो इसका आंसर नो डाउट ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। 16 कितनी है भाई? देखिए गौर फरमाइएगा। यहाँ पे 5 है। कितनी है भाई? देखिए ध्यान दीजिए, है ना। जीएसटी की दरों को 5 अलग अलग जीएसटी स्लैब में वर्गीकृत किया है। 0, 5, 12, 18 और 28। ठीक है भाई, गौर फरमाइएगा, है ना। 5 आएगा इसमें। इनमें से कौन राज्य सरकार के राजस्व का स्रोत होता है? तो बताइए भाई। राज्य सरकार के राजस्व का स्रोत होता है सीमा शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय, सेवा कर, या भू राजस्व? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कौन सा राज्य सरकार के राजस्व का स्रोत होता है? डी बिल्कुल करेक्ट है भाई। भू राजस्व बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। वेरी गुड। ठीक है भाई। ओके। नेक्स्ट है भाई डैश को। देखिए डैश को माल और सेवा द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता। बिक्री कर, सीमा शुल्क, वेट और संपत्ति कर। ठीक है भाई। देखिए आप बड़े अच्छे से आंसर दे रहे हो, ऐसे ही दिया करो। ठीक है। ओके। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ना 340 कौन सा है भाई? 334 पे आ गए हैं। ठीक है। थोड़े क्वेश्चन रह गए हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? संपत्ति कर आएगा भाई। ओके। देखिए क्या आएगा? संपत्ति कर आएगा। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो कई अप्रत्यक्ष कर जैसे कि मूल्यवर्धित कर, सेवा कर, खरीद, उत्पादन आदि में प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया जाता है। जबकि संपत्ति कर भाई पॉइंट बी नोटेड एक प्रत्यक्ष कर है जिसे जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता। ओके ध्यान रखिएगा। लीजिए भाई आपसे क्या पूछा जा रहा है? FICCI का पूरा नाम क्या है भाई? गौर फरमाइएगा और बताइएगा। ये जो है 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। HSC के द्वारा 2 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है। FICCI का पूरा नाम यानी कि आपसे फुल फॉर्म पूछी जा रही है भाई। बिल्कुल करेक्ट है भाई। वेरी गुड भाई। ठीक है। वेरी गुड भाई। देखिए ये हुई ना बात। फेडरेशन ऑफ इंडियन क्या है? चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बिल्कुल करेक्ट है भाई। वेरी गुड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। और 1927 में स्थापित यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा व्यापार संघ है जिसमें हजारों निगम, है ना, और वाणिज्य मंडल, व्यापार संघ और अन्य समूह शामिल हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बताइएगा मानव विकास सूचकांक डैश द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है भाई, है ना, IMF के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, UNDP के द्वारा, है ना। तो इसका जो आंसर है ए नहीं आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। किसने बताया भाई, बिल्कुल ठीक है देव, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, बिल्कुल भाई रीचा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, UNDP आएगा। नेक्स्ट है भाई, इनमें से कौन एक मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण नहीं है। ठीक है भाई, हरियाणवी गीत, स्वागत है भाई आपका। इनमें से कौन एक मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, कपड़ा। क्या है भाई, कपड़ा। ओके, सिमट नहीं भाई, कपड़ा, कपड़ा आएगा, कपड़ा। ओके, कपड़ा मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण नहीं है, ये अंतिम वस्तु का उदाहरण है। किसका है भाई, अंतिम वस्तु का है। ओके, इस प्रकार से लीजिए भाई, बिल्कुल। हाँ देखिए, कपड़ा मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण नहीं है, ये अंतिम वस्तु का उदाहरण है। कपास से निर्मित रेशा जिससे कपड़ा बनता है वह मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण होगा। ओके, इस प्रकार लीजिए भाई, बुनकरों के पर्यवेक्षण, आपूर्ति एकरण और वस्त्र की गुणवत्ता की परीक्षा हेतु ईस्ट इंडिया द्वारा नियुक्त वेतनभोगी सेवक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। इनमें से चारों ऑप्शन देखिए ध्यान से। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, ए। ओके, बुनकरों के पर्यवेक्षण और आपूर्ति एकत्रण और वस्त्र की गुणवत्ता की परीक्षा हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त वेतनभोगी एजेंट भाई, सेवक जो है गुमास्ता कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, कैलाश, स्वागत है भाई। राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं भाई, बताइए। राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल बैंक द्वारा, या दोनों, केंद्र और सेंट्रल बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, ठीक है, ए आएगा, ए, केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा भाई, केंद्र सरकार द्वारा। ओके, सी नहीं आएगा भाई देव, इसका आंसर क्या आएगा भाई, केंद्र सरकार। ओके, और इसमें भाई वित्त मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है भाई, लीजिए भाई, जागीरदारों का अर्थ क्या होता है। जागीरदारों का बताइए अर्थ क्या होता है, बैंकर, जमींदार, कृषक, कारोबार। ये गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है देखिए, HSC के द्वारा भाई जेई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। जमीन देखिए, जागीरदार का अर्थ है जमींदार अर्थात जमीन के मालिक, जागीरदार का स्वामी। जागीरदार वे व्यक्ति या परिवार थे जिन्हें भारत में मुगल और ब्रिटिश शासन काल के दौरान जमीन के बड़े हिस्से का स्वामित्व और प्रबंध सौंपा गया था। बिल्कुल वही लिए। अल्पकालीन अर्थ प्रबंध प्राय कितनी अवधि के लिए होता है, तो कितनी अवधि के लिए होता है भाई, कितना बता रहे हो, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, या फिर 24 महीने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 12 महीने के लिए होता है। कितने महीने के लिए भाई, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, 6 नहीं आएगा, 12 महीने के लिए। ओके, देखिए, अल्पकालीन अर्थ प्रबंध प्राय 12 माह यानी कि 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अल्पकालीन वित्त के स्रोत कार्यशील की आवश्यकता पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह स्रोत 1 वर्ष से कम अवधि को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार से, बिल्कुल भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही उत्पाद की मांग करते हैं तो डैश होती है। तो बताइए भाई क्या होती है, जब एक से अधिक व्यक्ति, ठीक है, गौर फरमाइएगा, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही उत्पाद की मांग करते हैं तो क्या होती है, प्रतियोगिता। वेरी गुड, ठीक है भाई, क्या होती है, प्रतियोगिता होती है। ओके, कंपटीशन, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए, जब एक से, इस प्रकार लीजिए भाई, डैश एक मुक्त बाजार प्रणाली में विक्रेताओं के बीच एक प्रकार की प्रतियोगिता नहीं है। नहीं है पूछा है, पॉइंट पे नोटेड, गौर फरमाइएगा। उत्तम एकार अधिकारवादी एकाधिकार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, सी 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 आएगा। देखिए, अपूर्ण एक क्या है भाई, मुक्त बाजार प्रणाली के विक्रेताओं के बीच एक प्रकार की प्रतियोगिता नहीं है। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बस कुछ ही क्वेश्चन रहते हैं। ओके, फिर इस प्रकार से आपकी इकोनॉमिक्स का पूरा पोर्शन हो जाएगा। उत्पाद अधिशेष और डैश एक अलग बाजार में कुल आर्थिक अधिवेशन का निर्माण करते हैं। निर्माता, उपभोक्ता, मौद्रिक, या फिर मांग। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके,
ओके ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? उपभोक्ता आएगा। किसका होगा भाई? मोनोपोली। किसका होगा भाई बताइए? ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है भाई, उपभोक्ता आएगा। उत्पाद अधिवेशन और उपभोक्ता एक अलग बाजार में कुल आर्थिक अधिवेशन का क्या करते हैं भाई? निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफ दिए गए हैं भाई, ग्राफ हैं, ग्राफ दिए गए हैं, पहचानने की कोशिश करें इनमें से कौन सा पूरी तरह से लोचदार मांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा करता है भाई? लोचदार मांग का प्रतिनिधित्व। जस्ट 1 मिनट भाई लीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। देखिए ए करता है, बी करता है, आपके सामने डायग्राम है भाई, जस्ट 1 मिनट है। देखो भाई, चित्र ए करता है, चित्र बी, चित्र सी और चित्र डी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? फिगर डी करता है। क्या करता है भाई? फिगर डी। ओके, बिल्कुल ओके। लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिए, फिगर डी पूरी तरह से लोचदार मांग का क्या करता है भाई? प्रतिनिधित्व करता है। क्वांटिटी और प्राइस देखिए बिल्कुल क्या चल रहे हैं भाई? लोचदार मांग। ओके, यानी बिल्कुल एकीकृत भुगतान, है ना? क्या है भाई? देखिए, एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई जो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, जो भी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में आम हो गया, उसे डैश नाम से जाना जाता है। तो बताइए भाई किस नाम से जाना जाता है? ये तो आपको आना चाहिए भाई, है ना? आप सभी लोग इसका यूज भी करते हो, है ना? लेकिन इसका जो आंसर है ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाने वाली बात ये है, भीम। ठीक है, भीम क्या है भाई? है ना, भीम है आंसर, नो डाउट, लेकिन बी है या सी है ये बताओ। ठीक है, इसका आंसर है ना ऑप्शन डी आएगा भाई, डी। ठीक है, भीम क्या है? मोबाइल के लिए भारत इंटरफेस। ओके, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम, भीम की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिए, गौर फरमाइए, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम एक ऐसा ऐप है जिसकी एकीकृत भुगतान का उपयोग करके सरल और आसान त्वरित भुगतान लेन देन करते हैं भाई। ओके, उम्मीद करती हूँ ये तो गलत नहीं होना चाहिए था भाई, कमाल कर देता। ठीक है भाई, लीजिए इस प्रकार से, लो भाई कंप्लीट हो गए हैं। कल जो हम करेंगे ना भाई, इस जो बुक का है, किसको करेंगे? फिजिक्स आ गई भाई, क्या आ गई है? फिजिक्स आ गई है। क्या आ गई है? फिजिक्स। तो फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इस बुक को कंप्लीट करना है भाई, जो कि हमने बीच में छोड़ दी थी। तो फिजिक्स करेंगे, बाकी जो आपका रहता है भाई सब्जेक्ट वाइज, मैं तुरंत ही ज्योग्राफी होगी आपकी, ज्योग्राफी, और आपका जो ये क्या आएगा भाई, नया जो टॉपिक है, क्या नाम है, 1 मिनट दो भाई, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग से निकल गया भाई, जो सीईटी मेन एग्जाम में आएगा भाई आपका, अ, 1-2 क्वेश्चन आते हैं उससे, उस टॉपिक को करेंगे भाई। डिजास्टर मैनेजमेंट की थ्योरी करवाऊंगी भाई, किसकी कराऊंगी? डिजास्टर मैनेजमेंट की थ्योरी रिकॉर्डेड फॉर्म में डालूंगी, और एमसीक्यूज के भाई, है ना, लाइव आके करवाऊंगी। तो इस प्रकार भाई सीईटी के टॉपिक को लेके चलेंगे। और जब आपका भाई एच टेट आएगा उस टाइम पे एच टेट के प्रैक्टिस और जो कुछ टॉपिक रह गए उनको भी मैं गौर फरमाऊंगी, डोंट वेरी। ठीक है, अभी मुझे नहीं लगता एच टेट होगा, तो अपने सीईटी और जो है भाई जितने भी पेपर होंगे उन पे फोकस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है भाई, चलिए भाई सभी बच्चों को, और बाकी जो रह गया डीएसएसबी का वो हम कल करेंगे भाई, मॉर्निंग में, है ना, कल करवाऊंगी मैं। डीएसएसबी का रह गया वो पेपर भाई कल से मैं करवाऊंगी। ओके, 25 करवाने हैं, ठीक है। तो 25 हो सकता है किसी दिन 2 करवा दूँ, किसी दिन 1 करवा दूँ, तो पेपर से पहले करवा दूंगी भाई। चलिए सभी को भाई गुड नाइट, मिलते हैं सुबह हिंदी की क्लास में भाई, मॉर्निंग में हिंदी की क्लास होगी भाई, लेट नहीं होगी, कल मॉर्निंग में होगी। ओके, चलिए भाई सभी बच्चों को गुड नाइट, शुक्रिया जितने भी बच्चे भाई लाइव आए, बड़े अच्छे से आंसर दिए।